तो आशा है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे। तब तक हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का लेक्चर हम जो पीछे हमने कंक्लूड किया था पिछले लेक्चर में, वह है अनुमान प्रमाण। और अनुमान प्रमाण को ही हमने कुछ बातें उसमें जो डिटेल्स है वो हमारी रह गई थी, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर यहाँ पूना में भी बारिश ज़्यादा हो रही है, उस वजह से शायद आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा। तो आशा है कि हम उसको ठीक से समझ पाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में लक्षण ऑफ अनुमान यानी अनुमितिकरणम अनुमानम, फिर उसके बाद अनुमिति शब्द का अर्थ, परामर्श शब्द का अर्थ, इन सभी को हमने जानने की कोशिश की थी। अगर आपको याद है तो सबसे पहले हमने उसको रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण की जो है वो मर्यादा है। प्रत्यक्ष परीक्षा से हम सभी चीजें जान नहीं तक सकते। वो औषध के परीक्षण हो, रोग का या रोगी का परीक्षण हो, वो सभी के लिए हमें अन्य परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। जैसे इस सूत्र में भी बताया गया है कि द्विविधम एव खलु सर्वम सच्च असच्च, और उनकी चतुर्विध परीक्षा से परीक्षण करना चाहिए। उसमें आप्तोपदेश को हमने देखा, प्रत्यक्ष को हमने जाना, और अब हम अनुमान को जानने जा रहे हैं। तो ज्ञान जो है वो दो प्रकार का होता है। अभी जो लेक्चर की हमारी गैप होने की वजह प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो यूनिवर्सिटी के चल रहे थे और सेंट्रल असेसमेंट प्रोग्राम यानी थियरी पेपर की जांच चल रही थी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, तो उसमें व्यस्त होने की वजह से बीच में थोड़ा अंतराल रहा। और हमारा पोर्शन भी जो है सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा हमने कवर किया है आपके सहयोग से। तो इसलिए थोड़ी गैप हुई बीच में। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्रश्न है वो हमेशा पूछने जाने वाले सभी प्रश्न अनुमान प्रमाण में से है। उसी में अभी प्रमा के प्रकार ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रमा क्या है? तो वह एक ज्ञान, और ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से या परीक्षा से होगा, किंतु अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए हमें अन्य प्रमाणों की आवश्यकता लगेगी। तो अनुमिति का अर्थ हमने वहां पे समझने की कोशिश की थी। अनु शब्द का अर्थ होता है पश्चात, और उसके बाद यानी प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान प्रमाण होता है। कभी हमने देखा हुआ होता है कि धुआं और अग्नि, फायर और स्मोक हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए जब कभी हम बाद में स्मोक को देखते हैं, धुएं को देखते हैं, तो वहां पे अग्नि होगा, इसका अनुमान या ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, अगर साक्षात अग्नि हम ना भी देखें तो। अब इसके बाद हमने परामर्श इस शब्द का अर्थ जानने की कोशिश की। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमीति यानी क्या है, परामर्श क्या है, तो उसको हमने समझा था। देखिए इस व्याख्या में कि द नॉलेज विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड अनुमिति, और परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति है। अब इनको विस्तार से हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम इसको जाने। अभी जिस जगह पे हमें ये ज्ञान होना है या जिस स्थान पे हमने साध्य, अगर ये प्रसिद्ध उदाहरण है धुआं और अग्नि, तो अग्नि का अगर हमें उस अग्नि साध्य है, धुआं यह लक्षण या हेतु है, और पक्ष यानी स्थान क्या है, तो वह पर्वत है। जैसे आप इस आकृति में या इस चित्र में देख रहे हो कि पर्वत पे धुआं दिख रहा है, तो पर्वत जो है वह है पक्ष। ठीक है। तो ये हमने पिछली बार देख चुके हैं। थोड़ा इसको ऐसा है ज्यादा जुड़े हैं। ठीक है। 26 अबाउट स्टूडेंट्स आर देयर। अभी ये सपक्ष और विपक्ष, पक्ष क्या है? स्थान है। सपक्ष क्या है? सिमिलर एग्जाम्पल। जैसे किचन, किचन में हम देख सकते हैं, जैसे आप ये किचन देख रहे हो, यहाँ पे महिला जो है वो खाना पका रही है, और उसमें
धुआं और अग्नि एक साथ हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं सपक्ष, जहां पे हम देख सकते हैं निश्चित। और विपक्ष यानी विरोधी, वह क्या है? तो वह एग्जाम्पल है जैसे ये तालाब। तो तालाब के ऊपर अगर आपको स्मोक दिखाई भी देता है तो वहां पे ये असंभव है अग्नि पानी के ऊपर होना। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। तो हेतु जो है वह है लक्षण। तो यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति स एव हेतु। हेतु यानी लक्षण, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, ये जो पहला चित्र है उसको मैं आपको समझाते हुए, क्योंकि हमें टॉपिक को आपको टॉपिक से कनेक्ट करना है। देखिए, ये हमने चित्र पहले ही देखा है कि लक्षण क्या है कि यहाँ पे राइट, ये जो रीजन है यहाँ पे राइट साइड जस्ट परशुका के या रिब्स के नीचे अगर पेन है, यह अगर लक्षण यानी हेतु दिखाई देता है तो वहां पे साध्य क्या हो सकता है? गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, जैसे इस आकृति में कुछ निदान दिए हैं, देखिए। स्टमक अल्सर हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, लीवर से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये संभावनाएं हैं। तो अगर हमें एक निश्चित वहां पे साध्य निश्चित करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें फॉर्म करना है, तो उन लक्षणों को अच्छे से हेतु को हमें समझना पड़ेगा। तो हेतु शब्द से आप यह अर्थ ले, हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस परफेक्शन के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी आपके पास अगर रिपोर्ट्स नहीं भी है, इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, रेडियोलॉजी हो, जैसे यूएसजी या एक्सरे, ये ना होते हुए भी केवल क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स से हम अच्छा डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए अनुमान प्रमाण, अगर हम अच्छे से अनुमान परीक्षा समझे तो ये संभव है। तो यहाँ पे हेतु क्या है? तो वह है ये प्रसिद्ध उदाहरण धूम यानी धुआं। ठीक है, अब देखिए ये व्याप्ति, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, अभी भी मैंने जैसे बताया एमओएचएस का जो अभी हमने पेपर असेसमेंट किया, तो वहां पे ये व्याप्ति के प्रकार पूछे गए थे। तो व्याप्ति की व्याख्या एवं व्याप्ति के प्रकार। तो व्याप्ति क्या है? तो ये है अविनाभाव संबंध। किन दो घटकों में अविनाभाव संबंध है? तो हेतु और साध्य। तो हेतु और साध्य, इनका जो संबंध है, देखिए यहाँ पे शब्द आप देख रहे होंगे चित्र में, व्याप्ति है। ओके, यानी साहचर्य संबंध, हेतु और साध्य के बीच में साहचर्य संबंध। अभी साहचर्य संबंध ही अविनाभाव संबंध है। मतलब क्या? अटूट संबंध। ये रिलेशनशिप जो है हमेशा, अगर देखिए जैसे जय वीरू की दोस्ती कही जाती है, आपने शोले पिक्चर देखा होगा, जो हिस्टोरिकल मूवी है हिंदी सिनेमा की, तो वहां पे जय अगर है किधर तो वीरू भी हमेशा होगा, जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी ने रोल प्ले किया था। तो ये अविनाभाव संबंध है, ये जोड़ी है हमेशा। जहां जहां धुआं होगा इस चित्र में देखे, तो वहां वहां अगर अग्नि नहीं भी दिख रहा है आपको तो अग्नि जरूर होगा। ये उसका जो अटूट संबंध, अविनाभाव संबंध है, उसे व्याप्ति कहते हैं। और ये व्याप्ति दो प्रकार की होती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थी ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाए। खास करके जब आपको अभी पता चला होगा, तो मैं लगभग पूरे जो टॉपिक है सिलेबस के वो कंप्लीट करने की मेरी मंशा रहती है, और मैं करता भी हूँ। 2006 से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब्जेक्ट्स जो है हमारे कंप्लीट हो। तो ऐसा स्पष्ट बताते हुए भी विद्यार्थी अगर ऐसे चूक कर देते तो मुझे बहुत खेद महसूस होता है। सिंपल आंसर उसके है अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अब अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? देखिए, अन्वय व्याप्ति तो यह है, इसका अर्थ होता है, बिल्कुल हम अगर इसका उदाहरण अगर समझे तो यत्र यत्र धूमाः तत्र तत्र अग्निः। सो द पॉजिटिव सेंटेंस, where the hetu exists there always sadhya also exists। यत्र यत्र धूमाः तत्र तत्र अग्निः। अगर हिंदी में कहें तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती ही है। और व्यतिरेक क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी एब्सेंस। इफ
the smoke is not there, definitely the fire will not be there. That is the व्यतिरेक व्याप्ति. सो होकारार्थी संबंध दर्शाते हुए जो व्याप्ति होती है उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं, और जो नकारात्मक व्याप्ति होती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं. ठीक है, आगे जाते हैं. ये भी कुछ बातें हमें समझने जैसी है, और इसको हम कहेंगे टर्मिनोलॉजी है, ये परिभाषाएं हैं अनुमान प्रमाण की समझाते हुए. जैसे हेतु साध्ययोः अविनाभाव संबंधाः व्याप्ति ये व्याख्या है, वैसे ही तर्क संग्रह में सिंपल व्याख्या बताई है साहचर्यो नियमो व्याप्ति ही. इसको भी आप समझ लीजिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अगर आपको प्रश्न है तो अंत में या आप चैट बॉक्स में वो पूछते जाइए, तो उसको अंत में हम देखेंगे. व्याप्ति के दो प्रकार हमने देखे, अन्वय व्याप्ति एवं व्यतिरेक व्याप्ति. अब आगे जाएंगे. हमने शुरुआत की थी पक्ष. पक्ष क्या है? तो पक्ष है लोकेशन या स्थान. तो वो स्थान जो है, उस स्थान पे हेतु का होना, यही पक्ष धर्म का है. ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे हेतु पक्षे वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, यानी स्मोक का उस बिल्डिंग पे या उस जगह पे, ये बिल्डिंग जो है वो क्या है? पक्ष है. और धुआं क्या है? तो ये है हेतु. तो मराठी में क्या करे, हेतूचे पक्षावर असणे म्हणजे पक्ष धर्मता होय. ओके, सो दिस इज वेरी नेसेसरी. If we want to diagnose the gallstone, the pain must be at the right side, just at the liver side. Okay, so then and then only we can diagnose the gallstone can be the diagnosis. Okay, if the pain is at the lower abdomen, we cannot diagnose it as a gallstone. Okay, so समझने के लिए मैं एक आसान बात आपको समझा रहा हूं, यानी पक्ष धर्मता ये बहुत ही आवश्यक ऐसा नियम है हमें व्याप्ति समझने के लिए. अब और एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसे कहते हैं दृष्टांत या एग्जाम्पल. सो दृष्टांत कैसे होना चाहिए? ये धुआं और अग्नि का ही उदाहरण क्यों लिया है? तो ये हमें आप समझता है कि यस्मिन अर्थे, देखिए यहाँ पे इसको चरक विमानस्थान 8वां अध्याय रोग भीषक जीती अध्याय नाम का ये अध्याय है, काफी विस्तृत अध्याय है. वहां पे दृष्टांत की व्याख्या यानी एग्जाम्पल की व्याख्या समझाते हैं चरकाचार्य. मूर्ख यानी कम विद्वान व्यक्ति, और विदुषाम यानी अच्छा विद्वान, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसका हाई है, ऐसे व्यक्ति, बहुत ही विद्वान व्यक्ति. मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति, इन दोनों को जो समझ सकता है, इन दोनों व्यक्तियों को जो समझ में आए, ऐसा दृष्टांत होना चाहिए. इसीलिए धुआं और अग्नि का उदाहरण जो है वो बार बार यहाँ पे दिया है. दर्शनकार यानी हमारे न्याय दर्शनकार, वैशेषिक दर्शनकार हो या आयुर्वेद में भी चक्रपाणी दत्त हो, वो इस उदाहरण का ही इसीलिए प्रयोग करते हैं. सो टू ब्रिंग द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अदर्स, citing another object is called as उदाहरण. जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है किचन का. तो संस्कृत में किचन को या मराठी मध्ये ज्याला आपण स्वयंपाकघर म्हणतो, that is nothing but महानस. सो यथा महानसाहा, जैसे हम अभी हमारे पास गैस स्टोव आ गए, या फिर एलपीजी गैस आ गए, या फिर हम कहेंगे उसको नेचुरल गैस भी है MNGL के. तो नेचुरल गैस ये ईंधन होने की वजह से धुआं अभी हमारे किचन में नहीं होता, लेकिन अभी रूरल एरिया में अगर देखें या हम कैंप फायर करते हैं तब हम देख सकते हैं कि अग्नि और धुआं साथ में होता है. तो सिमिलर एग्जाम्पल, वो स्थिति को एलाबरेट करने वाला उसको दृष्टांत कहा जाता है. ओके, देखिए मैंने अभी जो आपको शब्द समझाया महानस, तो यहाँ पे वो यो यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानसा, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है. अब जैसे किचन. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो ये बातें थोड़ा सा आपको फिर से विषय को कनेक्ट करने के लिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने पहले पिछले लेक्चर जहां खत्म किया था उसमें हमें देखा था. अब देखिए
ये दृष्टांत के भी यानी उदाहरण जो है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक साधर्म्य और दूसरा वैधर्म्य, यानी सिमिलर एग्जाम्पल और एक अपोजिट एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे तालाब, इसको हमने पहले से देखा है। अब आते हैं हेतु की तरफ। ये हेतु का लक्षण बताइए, हेतु किसे कहते हैं और हेतु के प्रकार बताइए। अभी भी इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो हेतु को ही सिनोनिम क्या है, लिंग है, और इसे हम क्या कहेंगे, लक्षण कहेंगे, या फिर साइंस एंड सिम्टम कहेंगे, या फिर रीजन कहेंगे। ठीक है, देखिए, द विशिष्ट लक्षण which will be present always with an object, that is the sahacharya niyam, is called as linga. Okay, so vyapti balena arthagamakam lingam, that is the one which helps to clarify the knowledge of an object, that is nothing but the linga or lakshan or hetu. Okay, so that is the hetu here. For example, that is the smoke or धुआं. नेक्स्ट, अब इस लक्षण का जो है वो तीन प्रकार होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था, हमेशा विद्यार्थी पूछते हैं जब भी एग्जाम पास में आती है, सर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, सर पदार्थ विज्ञान में प्रश्न कैसे आते हैं। उनको मैं हमेशा बताता हूं कि टीचिंग करते वक्त ही, वो पदार्थ विज्ञान विषय हो, अष्टांग हृदय विषय हो, चरक पूर्वार्ध विषय हो, या चरक संहिता उत्तरार्ध विषय हो थर्ड ईयर का, वो मेरी ये संभावना, या मेरी ये संभावना नहीं कहेंगे हिंदी में उसको, मेरी ये स्टाइल है या टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि उसमें ही मैं बता देता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो अलग से बताने की जरूरत नहीं। अभी लेक्चर को ही आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरे प्रश्न भी कैसे पूछे जाते हैं समझ में आएंगे। और जल्द ही मैं एक दो दिन में आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि इस वक्त प्रश्न कैसे पूछे थे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और वैसे ही प्रश्न जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में और इंटरनल असेसमेंट में भी हम पूछेंगे। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में आए, इसलिए मैं वो क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा उस पर जल्दी 2-3 दिन में। चलिए देखते हैं, ये जो हेतु है या लिंग लक्षण जिसे कहते हैं, उसके तीन प्रकार होते हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, यानी दोनों का संयोग। सो केवल अन्वयी, इसका अर्थ क्या होता है उसको हम समझें। अब केवल अन्वयी जो है वो केवल और केवल होकारात्मक या पॉजिटिव जब संबंध आता है तो उसको केवलान्वयी ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, केवलान्वयी। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विपक्ष इज कॉल्ड केवलान्वयी, यानी आपको एक भी निगेटिव एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, उसको केवलान्वयी कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता ही है। ये जो हमने अन्वय व्याप्ति का उदाहरण देखा वही यहाँ पे है, जैसे किचन। तो अभी जहां लकड़ी से हम आग जलाएंगे वही आप उदाहरण, वही किचन आप यहाँ पे इमेजिन करें। और केवल व्यतिरेकी क्या है, तो वह है जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है। ये जो उदाहरण है, जहां जैसे लेक, यानी वहां पे ग्रंथकार शब्द प्रयोग करते हैं, एक शब्द प्रयोग वो करते हैं, वो है किचन के लिए महानस, और जलाशय के लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं जैसे जिसे हम लेक कहेंगे। तो पानी के ऊपर अग्नि की संभावना नहीं होती। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर दूर से देखे तो कोई बोट या नाव अगर है और उसके ऊपर अगर कोई जला रहा है तो वहां से आपको जलाशय के ऊपर धुआं दिख सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जलाशय के साक्षात पानी के ऊपर नहीं हो सकता। अब ये तीसरा जो प्रकार है वह क्या है, अन्वय व्यतिरेकी। सो सपक्ष यानी पॉजिटिव एग्जाम्पल और विपक्ष यानी निगेटिव एग्जाम्पल, ये दोनों जब इकट्ठा हम देखते हैं तो उसको अन्वय व्यतिरेकी लिंग या अन्वय व्यतिरेकी हेतु भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण जो है, यत्र यत्र धूमाः तत्र तत्र अग्निः, और उसको ही हम अगर उसके साथ जोड़ेंगे, यत्र यत्र धूमाः नास्ति तत्र तत्र वह्निः अपि नास्ति, ये उदाहरण हुआ अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति का। ठीक है, तो आगे जाते हैं अन्वय व्यतिरेक हेतु का। अब ये परामर्श क्या है,
तो हमने पक्षधर्मता समझी, हमने व्याप्ति समझी, हमने अनुमिति समझी, और अनुमिति के वक्त परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, ये हमने वहां पे व्याख्या देखी थी। तो परामर्श क्या है? परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही अनुमिति है। तो अनुमिति को समझने के लिए ये व्याख्या आप कंठस्थ कर लीजिए। तो परामर्श जो है वो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शा, यानी व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य इनका साहचर्यत एक पक्षधर्मता यानी एक स्थान पे पर्वत पे है, उसको परामर्श कहते हैं। ठीक है, तो पक्ष क्या है? तो स्थान है। साध्य क्या है? वह है जैसे अग्नि। और लिंग या लक्षण क्या है या हेतु क्या है? तो वह है स्मोक, धुआं है। ओके, तो इसे हम कहेंगे परामर्श। व्याप्ति के साथ वो विशिष्ट स्थान पे वह व्याप्ति का दर्शन ही परामर्श है। ठीक है, तो यही उदाहरण है। हियर इज इन दिस एग्जांपल धूम इज लिंग और हेतु which produces the knowledge of Agni, that is the Sadhya. The invariable relation between the Dhuma and Agni is Vyapti, and the knowledge about the Agni on the mountain after seeing the smoke called Anumiti. Okay, so Anumiti based on Lakshana or Hetu is Paramarsh. तो ये अगर आपने चित्र जो है वो आपने बिल्कुल इसी पद्धति से ध्यान में रखा, ये रिलेशन, ये ट्रायंगल जो है, तो उसको बहुत ही आप आसानी से समझ सकते। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा और ड्राइंग क्लियर कर देता हूं तो आप समझेंगे। हमने क्या देखा अनुमान की व्याख्या? ये लास्ट सेंटेंस जो है इसको आप कंठस्थ कर दीजिए। अनुमितिकरणम अनुमानम, ये सभी तर्क संग्रह के रेफरेंस या तर्क संग्रह पुस्तक में से, ग्रंथ में से आए हुए श्लोक है। अनुमिति का जो साधन है उसको अनुमान कहते हैं। अनुमिति क्या है? तो परामर्श जन्य ज्ञान जो है वो अनुमिति है। ठीक है, अब परामर्श क्या है? तो उसको व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शा, यानी ये जो है इसको परामर्श कहते हैं। व्याप्ति के साथ पक्षधर्मता का ज्ञान, यानी यत धुआं और अग्नि ये इकट्ठा किसी विशिष्ट स्थान पे है, उसे पक्षधर्मता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो लगभग हर एक पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अनुमान प्रमाण, अनुमान परीक्षा अगर आप अध्ययन ठीक से करते हो तो लगभग अराउंड 20 मार्क्स वेटेज जो है वो इस टॉपिक को है। इसलिए एसएक्यू में भी पूछा जाता है, एलएक्यू में भी आता है, और 3 मार्क का एसएक्यू और 5 मार्क का एसएक्यू इसमें भी आता है। अभी इस परीक्षा में भी अभी जो सत्र हुआ उसको ये प्रश्न टाइप्स ऑफ अनुमान पूछा गया था। अनुमान प्रकार बताइए। ठीक है, तो न्याय दर्शनकार के अनुसार पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान, और प्रशस्त पाद या हम उसको वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रकार भी बोल सकते हैं, वह है स्वार्थानुमान एवं दूसरा प्रकार परार्थानुमान। अगर 5 मार्क का प्रश्न आता है और विद्यार्थी केवल ये पहला ही वर्गीकरण कैटेगराइजेशन लिखता है तो मेरे जैसा अध्यापक उसको केवल 3 मार्क देगा। लेकिन जो दूसरे ग्रंथ के अनुसार भी अगर कोई लिखता है दूसरा कैटेगराइजेशन जो है उसके साथ, तो 5 में से 5 मार्क भी मिल सकते हैं। ठीक है, इनको समझेंगे अभी, इनको क्या कहते हैं। सबसे पहले जो प्रसिद्ध वैशेषिक दर्शनकार या प्रशस्त पाद भाष्य, प्रशस्त पाद जो वैशेषिक दर्शनकार के फॉलोअर है, उन्होंने जो टीका लिखी है प्रशस्त पाद भाष्य नामक वैशेषिक दर्शन के ऊपर, उसमें ये प्रकार वर्णित है। इसको 2 प्रकार बोलते हैं, 2 प्रकार, द्विविध भेद, स्वार्थानुमान और दूसरे स्लाइड पे हम देखेंगे उसको परार्थानुमान कहते हैं। तो स्वार्थानुमान क्या है? ओन इन्फेरेंस, वंस ओन इन्फेरेंस इज स्वार्थानुमान, यानी
मैं खुद धुआं देखता हूं किसी जगह पे, ठीक है, और मेरे को ये निश्चित ही हो जाती है कि वहां दो हेतु दिख रहा है, मतलब साध्य यानी अग्नि नहीं भी दिख रहा है, तो वहां पे जरूर धुआं है। तो ये मैंने खुद अपने लिए समझ ले लिया, स्वार्थ यानी स्वतः के लिए, our own, for myself I got that vyapti graha, that the smoke is there, and that's why must be at a certain place the smoke is there, so there must be agni. So मैंने ये अपने आप से मैंने इन्फेरेंस कर लिया और मैंने ये निश्चित कर लिया वहां पे जरूर धुआं होगा। इसको स्वार्थानुमान कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं परार्थानुमान। तो ये थोड़े उसके डिटेल्स है, इसको आगे देखेंगे हम। दूसरा प्रकार जो है वह है परार्थानुमान। ओके, तो परार्थानुमान क्या है? तो परार्थानुमान दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, उसे कहते हैं खुद को जो अनुमान हुआ है उसी को हमने दूसरे को समझाना है। मुझे जो अनुमान हुआ है स्वार्थानुमान है, मुझे अगर वह दूसरे को बताना है तो उस चीज को कहते हैं परार्थानुमान। तो मुझे समझ में जो अनुमान आता है वह अन्य को समझाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए एक विशिष्ट पद्धति की, मैं बोलता हूं इसीलिए वो है, मैंने बोल दिया ना तो हो गया, ऐसी बात नहीं चलती। दूसरे को विषय समझ में आना चाहिए, उसके लिए एक विशिष्ट पद्धति फॉलो की जाती है, और वह 5 स्टेप मेथड है। जो आपके सामने जो ये चित्र है, देखिए यहाँ पे पंचावयव शब्द आप देख रहे हैं, वो तो 5 सेंटेंस या 5 अवयव यानी 5 घटक है उसके। सबसे पहले पर्वतो वन्यमान अस्ति, इसको प्रतिज्ञा कहते हैं, ये देखिए प्रतिज्ञा। दूसरे बात हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और पांचवा निगमन। तो पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा यानी क्या है? पर्वत पे धुआं है। तो ये पहला सेंटेंस है जिसको आपने उच्चारण किया। ओके, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? तो दूसरा सेंटेंस आता है, देखिए यहाँ पे, धूमत्वात् इति, बिकॉज देयर इज स्मोक ऑन दैट पर्टिकुलर माउंटेन। ठीक है। तीसरा, अरे हुआ तो क्या हुआ यार, वहां पे माउंटेन है तो उसका मतलब थोड़ी है माउंटेन के ऊपर स्मोक दिखाई दे रहा है तो तो हम वहां पे उदाहरण देना जरूरी होता है। तो तीसरी स्टेप आती है, ये हमने बहुत बार देखा है, जैसे यहाँ पे किचन का उदाहरण दिया है, देखिए ये चिमनी है फायर की, है, तो ये किचन की चिमनी है, तो इसमें से धुआं निकल रहा है। तो वहां पे हम ये बहुत बार देख चुके हैं, उदाहरण देता है कि वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, फॉर एग्जांपल किचन, किचन में हम देखते हैं। चौथा सेंटेंस आता है, ये चौथा मेथोडोलॉजी स्टेप आता है, तथा च अयम, यानी जैसे किचन में हम दोनों को इकट्ठा देखते हैं, यहाँ पे फायर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन स्मोक तो दिखाई दे रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ पे स्थिति है। इसीलिए फिर पांचवी स्थिति आती है जिसे कहते हैं निगमन, तस्मात् तथा इति निगमनम। सो देयर इज अ फायर, सो देयर इज अ फायर ऑन द माउंटेन, दैट्स व्हाई। सो निगमन क्या है? ये निगमन होता है प्रतिज्ञा का पुनरुच्चारण, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ नॉलेज नहीं है, यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पंचावयव वाक्य, या हम इसको परार्थानुमान इन 5 स्टेप्स के माध्यम से, 5 वाक्यों के माध्यम से समझाया जाता है। इसीलिए इसको पंचावयवी वाक्य भी कहते हैं। ये हमेशा पूछने जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है, परार्थानुमान या पंचावयवी वाक्य या पंचावयव। ये हमने द्विविध भेद देखे अनुमान प्रमाण के, जिसे कहते हैं स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। उसके बाद आते हैं त्रिविध भेद, 3 प्रकार के भेद, यानी 3 टाइप्स। ओके, भेद यानी टाइप्स। तो 3 टाइप्स कौन से है देखिए, उसको हम समझेंगे। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, वह्निर्निगूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्य अंत्यति बीजात् फलम अनागतम्।
तो चरक संहिताकार बहुत ही अच्छे से हमें ये उदाहरण, इसीलिए इसको चरकोक्त अनुमान प्रकार भी कहते हैं। अगर आपको एसक्यू में पर्टिकुलर पूछा जाता है कि चरकोक्त अनुमान प्रकार बताइए, तो आपको ये 3 प्रकार बताने होंगे। वहां पे आपने स्वार्थानुमान और परार्थानुमान बता दिया तो आपको 0 मार्क पड़ेंगे, या फिर कोई सहृदय अगर कोई परीक्षक है तो वो शायद आपको 1 दे के छोड़ देगा 3 में से। लेकिन अगर आप चरकोक्त अनुमान प्रकार में अतीत काल, अनागत काल और वर्तमान कालीन अनुमान, ऐसे अगर ये प्रकार आप लिखते हो तो आपको 3 में से 3 मार्क मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमने पहले ही जाना है कि अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष पूर्व होता है, यानी पहले कभी आपने फायर और स्मोक इकट्ठा जैसे किचन में देखा हुआ होता है, और फिर आप किधर बाद में कभी स्मोक देखते हो केवल, तो वो आपको फिर होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष पूर्व ये शब्द आया। अब देखिए उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है, अतीत काल। ओके, सो इन्फेरेंस ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द कॉज। आप क्या करते हो, प्रेग्नेंट लेडी देखते हो। ओके, जैसे यहाँ पे चित्र दिया है, देखिए ये पहला उदाहरण। अगर आप ये उदाहरण के स्वरूप में समझे, ये प्रेगनेंसी अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी नो कंसेप्शन, दैट इज द पास्ट इवेंट। विदाउट दैट देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। सो हम अभी जो देख रहे हैं तो पीछे हुई घटना का हम अनुमान करते हैं, उसको अतीत काल बोल सकते हैं। जैसे अब हमारे चिकित्सा शास्त्र का उदाहरण देते हैं, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हुई है तो डेफिनेटली उसने पिछले उसके जो भी पास्ट फ्यू इयर्स है उसमें ज्यादा कंजम्पशन, पित्त को प्रोवोक करने का या पित्त को विशिएट करने का, जो पित्त के समान गुणधर्म वाला आहार विहार उसने किया होगा, तो ये अनुमान करना अतीत काल है। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है अनागत काल। तो अनागत काल देखिए, यहाँ पे हम बीज देखते हैं या गेहूं देखते हैं, तो इस गेहूं को अगर हम किसी खेत में बोएंगे तो उससे लहलहाती फसल आएगी, तो इसको अनुमान करना, इसको हम कहेंगे अनागत काल। तो ये भविष्यकालीन अनुमान है, इसको भूतकालीन अनुमान भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसको भविष्यकालीन कहेंगे, और ये जो है वो वर्तमान कालीन है। ओके, वर्तमान कालीन अनुमान, ये भविष्यकालीन हो गया दूसरा प्रकार। वर्तमान कालीन क्या है, दोनों चीजें साथ में प्रेजेंट है। जैसे ये तीसरा उदाहरण यहाँ पे है, वन्नी स्मोक और धुआं। ठीक है, तो धुआं देख रहे हैं वो भी है, और साइमल्टेनियस द सेम टाइम द फायर मस्ट बी देयर हियर। ओके, दैट्स व्हाट द धुआं और द स्मोक इज देयर। ओके, सो ये हो गए 3 प्रकार अनुमान प्रकार। अब न्याय दर्शन का इसको समझाते हैं हमें अलग पद्धति से। और चरकोक्त जो प्रकार है अभी जो हमने देखे, भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन, उसी प्रकार की यह प्रक्रिया है। देखिए, तो त्रिविध अनुमान प्रकार न्याय दर्शन के द्वारा, तो कोई परीक्षक या इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछ सकता है, न्याय दर्शनोक्त अनुमान प्रकार, तो आपको पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, ये 3 प्रकार वहां पे बताए पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वहां पे क्या है, देखिए वही उदाहरण है। जैसे ये है भविष्यकालीन उदाहरण, पूर्ववत अनुमान क्या है, बाय सीइंग द सीड्स यू कैन गेस और यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ फोर्थ कमिंग फ्रूट। आप आम की गुठली देखते हो और गुठली के साथ फिर भविष्य में उससे वृक्ष आएगा, उस वृक्ष बड़ा होने के बाद उसके फल आएंगे वगैरह, ये जब आप देखोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया वर्तमान कालीन का प्रकार। आगे जाते हैं, सॉरी ये हो गया फोर्थ कमिंग यानी भविष्यकालीन अनुमान, जिसे न्याय दर्शनकार पूर्ववत शब्द प्रयोग करते हैं। आगे है शेषवत। तो शेषवत अनुमान क्या है, शेषवत अनुमान और दूसरा तीसरा कोई नहीं, वह है, अगर आपने एग्जाम्पल देखा तो भूतकालीन, बाय सीइंग द प्रेगनेंसी द प्रीवियस पीरियड द एपिसोड ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स वी गेट दैट नॉलेज।
दैट इज द भूतकालीन अनुमान, और उसको ही शेषवत शब्द का प्रयोग करते हैं न्याय दर्शन का। और तीसरा प्रकार है और अंतिम प्रकार न्याय दर्शनों तो वह है सामान्य तो दृष्ट। तो ये वर्तमान कालीन अनुमान जो बताते हैं चरकाचार्य वही है, बाय सीइंग दैट धूम एंड डेफिनेटली दैट द वन्नी, दैट इज द फायर, अग्नि। ओके, तो इस प्रकार से इनको हमने समझना है, और जिस प्रकार की जिस परिभाषा में जिस ग्रंथकार ने बताया है उसी को हमने कोट करना है, अगर कोई स्पेसिफिक बता रहा है। और इन जनरल अगर आपको एलएक्यू में प्रश्न आता है अनुमान का लक्षण बताइए, अनुमान के प्रकार और अनुमान का आयुर्वेद में उपयोग बताइए, तो 5, 5 और 5, यानी आपको ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क मिलेंगे पहले पार्ट के लिए, 5 बीच वाले के लिए और 5 लास्ट वाले के लिए। तो आपने तीनों सेक्शन या तीनों जो क्वेश्चन है उप प्रश्न जिसे हम कहेंगे, वो अगर एलएक्यू में आप करते हो तो ही आपको 15 में से 12-14 मार्क मिल सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेटेड मार्क पदार्थ विज्ञान में मिलते हैं, और वैसे ही ये सब्जेक्ट है। अब मुक्तावली ग्रंथ है, उसमें भी केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, ऐसा ये अनुमान के प्रकार बताए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अनुमानम त्रिविधम। ओके, तो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, ये तीसरा प्रकार। ठीक है, तो समय की व्यवस्था की वजह से हम इसको आगे ले जाएंगे। ये हो गए पंचावयव, जो उसका उल्लेख हमने किया, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो प्रतिज्ञा क्या है उसको हमने समझा, जैसे पर्वतो वन्यमान। हेतु क्या है, तो हेतु जो है वो रीजन या कॉज है। ओके, तो धूमत्वाद, क्योंकि वहां पे धुआं है। उदाहरण क्या देते हैं, धुआं है तो क्या हुआ, उदाहरण फिर बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं कि हमने जैसे किचन में देखा होता है। उपनय क्या है, तो जैसे किचन में है वो देखा हुआ होता है वैसे ही यहाँ पे है, उसको कहते हैं उपनय। और निगमन क्या है, ये प्रतिज्ञा का पुनरुच्चारण है, वैसे ही यहाँ पे है, इसीलिए उसको निगमन कहा जाता है। प्रतिज्ञायाः पुनरुच्चारणम, तो वैसे ही यहाँ पे है, इसीलिए पर्वतो वन्यमान अस्ति। फिर ये चित्र जो हमने थोड़ी देर पहले समझा वही आपके सामने है। तो इसी को और एक पद्धति से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन समय की अवधि हमें उसको अनुमति नहीं देगी। अब हेतु और हेतु के प्रकार, यह हमें भविष्य में नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखने हैं कि हेतु क्या है, क्योंकि हेतु के द्वारा ही साध्य की निश्चिति की जाती है। तो हेतु को हमने समझना है, सद हेतु, असद हेतु, ये उसके दो मुख्य प्रकार है। इस परीक्षा में अभी जो परीक्षा हुई उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में इसके आगे की जो विषय वस्तु है उस